हेलो एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, तो इस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स का जो हमारे पास फॉर्मूला आया वो आया वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ये था बच्चे W। अगर मैं S लिखूं वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स को, तो हमने क्या देखा, ये आया माइनस हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला था। आगे बात समझ में? ओके, चलो अब इसके ऊपर अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें, देखो क्या कह रहा है एग्जाम्पल। A block of mass m welded with a light spring of stiffness constant k in, ये जो देखो k है ना, इस k को हमने क्या बोला था, इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, है ना। इसको क्या कहलाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। इसको हम लोग फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं, फोर्स कांस्टेंट, और कभी कभी हम इसको स्टिफनेस कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो कई नामों से जानते हैं इनको, स्टिफनेस कांस्टेंट। ठीक है, ये सारे नाम हैं। तो बोल रहा है कि ए ब्लॉक ऑफ मास m इज वेल्डेड विद अ लाइट स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस k इन इक्विलिब्रियम ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, इस तरीके का एक इंक्लाइन प्लेन है जो स्मूथ है, और ये एंगल है थीटा। ठीक है, ये एंगल है थीटा। इस पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है, और इस स्प्रिंग पर एक ब्लॉक ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका मास क्या है, m है। ओके, इसका मास क्या है, m है, और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, k है। ओके, आ रही बात समझ में? अब देखो बच्चे, ये बोल रहे हैं कि ये जो अभी का कंडीशन है, दिस कंडीशन, एट दिस कंडीशन, ये इक्विलिब्रियम में है, एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये क्या है, एट इक्विलिब्रियम। ओके, अब देखो आगे क्या कह रहा है, इफ अ वेरिएबल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड स्लोली टिल द स्प्रिंग कम्स टू इट्स रिलैक्स्ड पोजीशन। ठीक है, लैंग्वेज, ये अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। द ब्लॉक इज एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, the block is at equilibrium position, a variable force is slowly applied so that spring comes to normal position, स्प्रिंग कम्स टू नॉर्मल पोजीशन। आगे बात समझ में? ओके, तो बेटा आप सबसे पहले ये सोचो कि जब मैं बात कर रहा हूं एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, उस समय जो आपका स्प्रिंग है वो नेचुरल लेंथ पर होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो देखो स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग पर ये देखो, अगर मैं इसका वेट देखूं, वेट किधर आएगा बेटा, नीचे आएगा, वेट आएगा नीचे mg, ये एंगल क्या होगा, थीटा। इधर क्या लगेगा बेटा, mg cos थीटा, तो इधर क्या लगेगा, mg sin थीटा, है ना, mg sin थीटा। तो वेट का एक कंपोनेंट तो नीचे लग रहा है ना बेटे, वेट का एक कंपोनेंट नीचे लग रहा है। तो इक्विलिब्रियम में ये कैसे हो सकता है, तो इक्विलिब्रियम में ये तभी हो सकता है जब एक फोर्स अपोजिट में भी लगे, है ना बच्चे, अपोजिट में भी एक फोर्स लगे। अब अपोजिट में कौन सा फोर्स लग सकता है, यहाँ पर फ्रिक्शन तो लग नहीं सकता, क्योंकि सरफेस क्या बोला है, स्मूथ है। ठीक है, सरफेस क्या बोला है, स्मूथ बोला है। ठीक है, तो अपोजिट में कौन सा फोर्स लगेगा बेटा, अपोजिट में लगेगा स्प्रिंग फोर्स, है ना, अपोजिट में क्या लगेगा, स्प्रिंग फोर्स लगेगा। वही इसको क्या करके रखा है, बैलेंस करके रखा है। यानी
एफ स्प्रिंग जो है वो किसके बराबर है, mg साइन थीटा के बराबर है अभी, है ना। एफ स्प्रिंग जो है वो mg साइन थीटा के बराबर है। तो आपको एक चीज पता है बेटा, स्प्रिंग फोर्स है ना हमेशा क्या लगता है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में लगता है ना। तो इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ होगा, लेफ्ट साइड हुआ होगा, है ना। मतलब ये जो आपका स्प्रिंग है उसका नेचुरल लेंथ इधर कहीं रहा होगा, है ना। नेचुरली अगर मैं इस पर कोई वेट नहीं डालूंगा, सिर्फ स्प्रिंग रहेगा, तो वो क्या होगा, वो यहां तक रहा होगा, ठीक है, यहां तक रहा होगा। लेकिन चूंकि इस पर वेट लगा तो ये कंप्रेस हो गया, और कंप्रेशन हुआ तो फोर्स क्या लगेगा, उसके अपोजिट में लगेगा, तो ये हो रहा है। आगे बात समझ में बेटे, तो ये इसका नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ से ये इतना क्या है, कंप्रेस्ड है। तो मान लो ये दूरी क्या है बेटा, x नॉट है, ठीक है, x नॉट है। आगे बात समझ में क्लियर है। तो बच्चे हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको रेफरेंस मानो, ठीक है, अगर इसको रेफरेंस मानो तो इसके रिस्पेक्ट में ये, ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, आगे बात समझ में, ये जो है क्या है आपका इनिशियल पोजीशन, इनिशियली ये यहाँ पे है और फाइनली इसको कहाँ जाना है, यहाँ पर जाना है, ठीक है। तो इस कंडीशन में x1 आपका क्या हो गया बेटा, x नॉट, और फाइनली आपको क्या होना है, नेचुरल पोजीशन पर जाना है, तो वो क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि उसको हम लोग क्या ले रहे हैं, रेफरेंस ले रहे हैं। जो उसका नेचुरल लेंथ होता है उसको जनरली हम लोग रेफरेंस लेते हैं। आगे बात समझ में, तो एट इक्विलिब्रियम ये पता चल गया कि ये दोनों फोर्स क्या होंगे, बैलेंस होंगे। और हम ये बोल रहे हैं कि नेचुरल लेंथ से इधर कितना डिस्प्लेस है, ये x नॉट। तो आपको पता है बेटा कि स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है k इंटू एक्स। एक्स कितना है बेटा, x नॉट इक्वल्स टू mg साइन थीटा। अब आप बोलोगे सर आपने तो माइनस के x नॉट पढ़ाया था, तो मैं माइनस क्या दिखाने के लिए था बेटा, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो हम ऑलरेडी एज्यूम कर चुके हैं ना, डायरेक्शन हम क्या कर चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, तो डायरेक्शन हम ऑलरेडी एज्यूम कर चुके हैं। तो kx नॉट इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है, mg sin थीटा। तो यहां से आपको ये पता चल जाएगा कि वो नेचुरल लेंथ से कितना नीचे आया है। तो mg sin थीटा बाई k, है ना, वो स्प्रिंग जो है कितना नीचे आया है, mg sin थीटा अपॉन k आया है। क्लियर है, ये चीज पता चल गया अपने को। अब देखो बच्चे, नाउ अपन क्या करें, हमको क्या निकालना है कि the block is at equilibrium, स्प्रिंग कम्स टू नॉर्मल पोजीशन। जब ये यहां से नॉर्मल पोजीशन पर जाएगा, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जाएगा, तो अपने को क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो चूंकि आपने कल पढ़ा है बेटा कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, ठीक है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होता है। ओके, तो हमने पढ़ा है बेटा कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स होता है माइनस हाफ के एक्स 2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, पढ़ा है ये चीज। तो माइनस हाफ के, और x2 क्या है यहाँ पर, x2 0 है, ठीक है, x2 क्या है, 0 है, माइनस x1 क्या है ना, x1 क्या है, x नॉट, है ना, x1 क्या है, x नॉट, तो x नॉट का स्क्वायर, ठीक है बच्चे। तो ये देखो माइनस और माइनस प्लस हो गया, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, दिस इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, दिस इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो ये देखो आ गया हाफ के, और एक्स नॉट की वैल्यू देखो आपके पास है mg साइन थीटा बाय के का होल स्क्वायर। सो एक के कैंसिल हो जाएगा बेटा, mg साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन क्या बच जाएगा, ट्वाइस ऑफ के। दिस इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। क्लियर है, अच्छे से समझा बच्चे लोग, ठीक, आगे बढ़े। सी, किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन भेजा था मुझे, ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि अगर फोर्स जो है
वो फोर्स जो है वो अगर लग रहा हो -k/x², -k/x², देन फाइंड वर्क डन फ्रॉम x इक्वल टू +a टू x इक्वल्स टू +2a तक। x इक्वल्स टू +a से x इक्वल्स टू +2a तक ले जाने में वर्क डन क्या होगा ये निकालना है। तो बच्चे ये तो बहुत ही आसान है ना। ये आपका सिंपल वेरिएबल फोर्स हो गया है ना। x बदलेगा तो फोर्स बदलेगा, तो फोर्स क्या हो गया बेटा, वेरिएबल हो गया। साथ में क्या दिख रहा है, ये x का फंक्शन दिख रहा है। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा बेटा, वर्क डन इक्वल टू, है ना, क्या पढ़ा था हमने, fx dx, है ना। ये पढ़ा था कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2 तक। तो fx देखो क्या है बेटा, -k/x² dx, है ना। x1 क्या है, a, और ये क्या है 2a। तो इसमें -k क्या है बेटा, कांस्टेंट है, बाहर कर लोगे, है ना। इंटीग्रेशन क्या बचेगा, 1/x² dx, ठीक है, a से 2a तक। मैंने आपको सिंपल बताया है कि जो दो मैंने सिंपल रूल बताए इंटीग्रेशन के, मोस्टली वही यूज होते हैं। तो इसमें पावर वाला रूल लग जाएगा बेटा, a से 2a, 1/x² को x का पावर -2 लिख सकता हूँ बेटा। तो ये हो गया x का पावर -2 dx, ठीक है। तो x का पावर -2 जो है ना, तो पावर वाला रूल क्या था बेटा, पावर +1 हो जाता है, ठीक है। ये -k तो एज इट इज रहेगा। इसका जो इंटीग्रेशन है ये क्या हो जाएगा बेटा, -2 में से +1 कर देना है, अपॉन क्या हो जाएगा, -2 +1। ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखना है, a से 2a तक। तो देखो क्या आ रहा है, -k/x का पावर क्या हो जा रहा है बच्चे, -1 अपॉन ये क्या हो जा रहा है, -1, है ना, a से 2a तक। तो ये बेटा माइनस और ये माइनस क्या हो जा रहा है, कैंसिल, तो k बच रहा है। और x⁻⁻1 का मतलब क्या हो गया, x हो गया, ठीक है, a से 2a तक। आ गई बात समझ में। तो k 1/2a - 1/a, है ना। इसके जगह पर अपर लिमिट रखो, फिर लोअर लिमिट रखो, ठीक है। तो ये हो जा रहा है k, है ना बेटे, 1/2a - 1/a, तो क्या हो जाएगा, -1/2a। So this is -k/2a. So work done here is -k/2a. Simple, ठीक है। आगे बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों हम लोग। देखो मैंने क्या बोला था आपको कि हमारा जो चैप्टर है उसके 3 पार्ट है, वर्क डन, है ना, वर्क वाला पार्ट, फिर एनर्जी वाला पार्ट, और फिर पावर वाला पार्ट, ठीक है। 3 टॉपिक इसमें पढ़ने हैं, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो जो वर्क डन वाला पार्ट था वो हमने फिनिश किया, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड पार्ट जो कि है एनर्जी, ठीक है, एनर्जी। अब ये एनर्जी होता क्या है, एनर्जी जैसे कि देखो एक यंग आदमी है और एक ओल्ड आदमी है, ठीक है। तो यंग आदमी क्या होता है, जनरली ज्यादा काम कर सकता है, किसी काम को ज्यादा कर सकता है ना बेटा। अगर दौड़ना हो तो यंग आदमी जो है वो ज्यादा दौड़ सकता है, ठीक है ना। और ओल्ड आदमी कम दौड़ पाएगा, है कि नहीं, ठीक है। तो दिन भर में यंग आदमी जितना काम कर सकता है ओल्ड आदमी उतना काम नहीं कर सकता। तो ऐसा क्यों है भाई, क्यों नहीं कर सकता वो काम, क्योंकि क्या चीज का डिफरेंस है, एनर्जी का डिफरेंस है। जो यंग आदमी होता है वो एनर्जेटिक होता है, और जो ओल्ड आदमी होता है वो थोड़ा लेस एनर्जेटिक होता है। इसका मतलब मेरे पास जितना ज्यादा एनर्जी होगा मैं उतना ज्यादा काम कर पाऊंगा, है ना। और अगर मेरे पास कम एनर्जी होगा मैं थक जाऊंगा और मैं काम नहीं कर पाऊंगा। आ रही बात समझ में। तो बेसिकली एनर्जी वो क्वांटिटी है, ठीक है, एनर्जी वो क्वांटिटी है जो आपको एबिलिटी प्रदान करता है टू डू वर्क, ठीक है। तो
आपकी एबिलिटी किसी वर्क को करने की, है ना, वो किसके द्वारा डिफाइन होता है? एनर्जी के द्वारा डिफाइन होता है। ठीक है, तो हम एनर्जी को डिफाइन करते हैं द एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, ओके, तो सी द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है बेटे, द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। आगे बात समझ में, द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एबिलिटी। तो ये चीज हमें समझ में आया एबिलिटी क्या होता है। ओके, देखो एनर्जी कई प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार, अभी तक आपने कई प्रकार के एनर्जी सुना होगा, है ना। हम कभी सुनते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कभी सुनते हैं मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, है ना, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ऐसे बहुत सारे टाइप के एनर्जी हो सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, ओके। बट हम फिजिक्स में स्टार्टिंग में जो बात करते हैं वो बात करते हैं हम लोग मैकेनिकल एनर्जी की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी की। तो जब हम बात मैकेनिकल एनर्जी की करते हैं तो वहाँ बात होती है जनरली मोशन वगैरह से रिलेटेड, है ना। और ये दो प्रकार के होते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में कौन कौन से आ जाते हैं? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, इसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, क्योंकि हमने ये देख लिया कि एनर्जी क्या होता है, तो एनर्जी बेसिकली वर्क डन ही होता है। ठीक है, ओके बेटा, तो इसको हम लोग कैसे शो कर सकते हैं? इसको ई से डिनोट कर सकते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ई। दूसरी बात, इसकी जो एसआई यूनिट होगी, इट्स एसआई यूनिट इज सेम एज वर्क डन, दैट इज जूल। ठीक है, इसका एसआई यूनिट भी वर्क डन के जैसा ही होगा, और इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज ऑल्सो सेम एज वर्क डन, दैट इज ml स्क्वायर t माइनस 2। और ये क्वांटिटी क्या होगी भाई? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। जैसे कि वर्क डन स्केलर होता है, तो ये भी क्या होता है बेटे? स्केलर होता है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है मेरी बात? ओके, एनर्जी के बाद हम लोग टाइप्स ऑफ एनर्जी में आते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ एनर्जी। टाइप्स ऑफ एनर्जी में अपन फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे, और वो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, ओके। अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। अगर मान लो बेटे कि एक कार है, ठीक है, एक कार है और वो खड़ी है, ठीक है, और उसके सामने अगर आपको बोला जाए कि जाओ उसके सामने, उस कार के सामने जाके खड़े हो जाओ, तो आप हंसते खेलते चले जाओगे, उसमें क्या तकलीफ है ना। एक कार है, खड़ी है, हम उसके सामने चले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्लियर? लेकिन जब वही कार अगर मान लो 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से रनिंग हो, और आपसे बोला जाए कि बेटे जाकर के उस कार के सामने खड़े हो जाओ, फिर आपका क्या रिएक्शन होगा, है ना? आप डर जाओगे। क्यों डर जाओगे भाई? वही कार थी, है ना, पहले भी वही कार थी, अभी भी वही कार है, लेकिन पहले आपको डर नहीं लगा, अभी आपको क्यों डर लग रहा है? ठीक है, तो इसका कारण है कि जब वो रेस्ट में था वो कार, है ना, तो उसमें इतनी कोई एनर्जी नहीं थी, उसमें एनर्जी नहीं थी कि वो आपका कुछ बिगाड़ सके। लेकिन जब वही कार मूविंग हो गया, जब वही कार मूव कर रहा था, तो उसके पास इतनी एनर्जी है, ठीक है बेटा, उसके पास इतनी एनर्जी है कि वो आपका बहुत कुछ बिगाड़ देगा। आपका नाक, मुंह, कान सब बिगाड़ सकता है वो, है कि नहीं बेटा? तो वो एनर्जी कैसे आई? मास तो उसके पास पहले से भी था, मास तो नहीं चेंज हुआ। क्या चीज चेंज हुआ? अब उसमें मोशन आ गया, है ना, अब उसमें वेलोसिटी आ गया, अब उसमें स्पीड आ गया।
उसके कारण उसमें क्या है, एनर्जी आ गई है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो कोई भी मूविंग जो ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी मूविंग बॉडी होता है, उसके पास एक एनर्जी होती है। ठीक है, आप बिना एनर्जी के चल सकते हो क्या? आपके पास एनर्जी ना हो और आपसे बोला जाए चलो, चल पाओगे? नहीं चल पाओगे। ठीक है, तो कोई चीज चल रही है, मोशन कर रही है, दैट मीन्स कि उसके पास एनर्जी है। और वो कौन सी एनर्जी है? वो है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो किसी बॉडी में स्टोर्ड एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो कहलाता है काइनेटिक एनर्जी। समझ गए बात को? चलो, दी एनर्जी stored in a body due to its motion is called kinetic energy, is called kinetic energy। आ गई बात समझ में? इसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो कोई भी मूविंग बॉडी होता है बेटा, उसमें क्या होता है, ये एनर्जी होती ही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बहुत तेज हवा बह रही हो, है ना, आप बहुत तेज हवा बह रही हो, उसमें किसी चीज को ऐसा गिराओ तो वो हवा के साथ क्या हो जाती भाई, बह जाती है, हवा के साथ चली जाती है। वाई? बिकॉज हवा के पास एनर्जी थी, उस एनर्जी से उसने क्या किया, उसको डिस्प्लेस कर दिया, उसके ऊपर काम कर दिया। अगर मान लो बाढ़ आई हो, नदी में बाढ़ आई हो, उसके साथ देखते हो आप बहुत भारी भारी चीजें भी क्या हो जाती है, फ्लो कर जाती है। तो उसके ऊपर कौन काम कर रहा है, कौन वर्क कर रहा है? तो उसके पास जो एनर्जी थी, है ना, उसके पास एनर्जी है क्योंकि वो चल रहा है। आगे बात समझ? तो हर मूविंग बॉडी, हर मूविंग ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है, ये वाली एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी है। जब आप दौड़ रहे हो तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, जब आपकी बाइक दौड़ रही है आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, जब आपकी कार दौड़ रही है तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है। ओके, तो ये हो गई बेटा बात काइनेटिक एनर्जी की। अब सवाल उठता है कि हम काइनेटिक एनर्जी निकालें कैसे? ठीक है, हाउ टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग बात करेंगे बेटा एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी की। एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सी दिस, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है बेटा, इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, m है। ओके, इस ऑब्जेक्ट का मास m है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, रेस्ट में थी ये। ठीक है, मान लो ये रेस्ट में थी। इस पर हमने क्या किया, एक कांस्टेंट फोर्स लगाया। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स लगाया t टाइम के लिए, और उस टाइम के बाद ये जो है मूव करने लगी विथ वेलोसिटी v। ठीक है बेटा, और इस दौरान वो कितना चली, मान लो d चली, है ना, डिस्प्लेसमेंट इसने कितना किया, d किया। ध्यान से समझना। तो बेटा यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है ना, इसमें क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। तो अब आप मुझे ये बताओ, यहां पर फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, फोर्स कितना हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। ओके, अब एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा? तो आप याद करो बेटा, सिंस हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। कहाँ पढ़े थे बेटा, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन में।
तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो चूंकि ये चीज क्या है बेटा, कांस्टेंट है ना, ये चीज क्या है, कांस्टेंट है, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2as हो जाएगा। ठीक है, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2as हो जाएगा। ओके, अब देखो सिंस वर्क डन जो है वो क्या होता है, वर्क डन जो है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स भी इधर लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हुआ, तो सिंपली F इंटू डी हो जाएगा, है ना। तो फोर्स आपके पास क्या है, M इंटू ए, और ये क्या हो गया बेटा, D। ठीक है, तो मास M है, यहां से आप देखो तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या लिख सकता हूं बेटा, एक्सेलरेशन इक्वल टू लिख सकता हूं v स्क्वायर बाई 2s, और s यानी डिस्प्लेसमेंट हमने कितना लिया है, d, तो 2d हो गया। तो ये हो गया बेटा, देखो v स्क्वायर बाई 2d इंटू क्या, d, तो ये d और ये d क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, तो बेटा ये क्या हो गया, देखो वर्क डन हाफ m v स्क्वायर, कितना वर्क डन हो गया, हाफ m v स्क्वायर हो गया। तो देखो हमने क्या बोला कि एनर्जी है क्या, एनर्जी है बेसिकली एबिलिटी टू डू वर्क, है ना। आप जो वर्क करने की जो एबिलिटी होती है वो कहाँ से मिलती है, एनर्जी से मिलती है। तो ये जो वर्क डन आप कर पाए कितना, हाफ एम वी स्क्वायर, ये वर्क डन किसकी वजह से कर पाए, एनर्जी की वजह से। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो अगर ये वर्क डन जो है ना, कहाँ से सप्लाई हुआ है, काइनेटिक एनर्जी से। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छे से समझा, ठीक है, ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो आपको यहां से दिख रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो मास पर डिपेंड करता है और स्पीड पर डिपेंड करता है ना बेटे। किस पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड करता है और स्पीड पर डिपेंड करता है। क्लियर। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया आपके पास, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, यहां से अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंक्लूड करें तो एक चीज हम कंक्लूड कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। ठीक है, ज्यादा मास होगा तो काइनेटिक एनर्जी, फॉर सेम वेलोसिटी मास ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। दूसरी चीज हम लोग देख सकते हैं इसकी, ये कब बेटा, इफ v कांस्टेंट, v कांस्टेंट है तो ये m के प्रोपोर्शनल होगा। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर इफ m कांस्टेंट। m को कांस्टेंट करूंगा, v पर देखूंगा तो कैसे डिपेंड करेगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। ठीक है, आगे बात समझ में। अच्छा, एनर्जी होता क्या है बेटा, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होता है। अगर इसको वेक्टर फॉर्मेट में दिखाने बोलेगा ना, काइनेटिक एनर्जी को आप इस तरीके से दिखा सकते हो, हाफ एम वी डॉट वी, वी डॉट वी, आप इसको वेक्टर फॉर्म में कह सकते हो। इससे क्या हुआ बेटा, तो आपको पता है सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या देता है, स्क्वायर हो जाता है, तो ये अल्टीमेटली यही आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, आगे बात समझ में। तो अगर ऐसा लिखा रहे तो भी समझ जाना है कि ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी का ही एक्सप्रेशन है, इसी का ये रूप है। v डॉट वी करोगे तो वो क्या होगा, v स्क्वायर ही होगा। आगे बात समझ में है ना, याद करो, पढ़ा था हमने, a डॉट ए क्या होगा, a स्क्वायर होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट में। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत है। प्लस एक और बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। ओके, कभी आपका काइनेटिक एनर्जी अगर निगेटिव आ जाए तो आप समझ लो कि आपने कुछ ना कुछ गलती जरूर की है। ठीक है, आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूर किया है, प्रोसेस आपका है ना गलत है। ओके, तो क्यों ऐसा भाई, क्यों निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि देखो
यहाँ पर हाफ एक नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। मास देखो कभी नेगेटिव नहीं होता, मास नेवर बी नेगेटिव। अब v जो है, v चाहे v वेलोसिटी है अगर मान लो, है ना, तो वेलोसिटी क्या हो सकता है बेटा, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है ना। वेलोसिटी क्या हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो कोई बात नहीं बेटा, वेलोसिटी अगर पॉजिटिव लूंगा, वेलोसिटी अगर पॉजिटिव लूंगा तो भी क्या होगा, स्क्वायर टर्म नेगेटिव पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा तो भी स्क्वायर टर्म पॉजिटिव होगा। तो इसका स्क्वायर टर्म का हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है बेटा। तो ये तीनों टर्म क्या हो रहे हैं, पॉजिटिव। तो ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा। जीरो कब होगा बेटा, चले ही नहीं, है ना। जब इसका वेलोसिटी जीरो होगा, रेस्ट में रहेगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो रहेगा। ठीक है। तो एट रेस्ट काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए। अच्छे से समझ गए बच्चे लोग, ओके वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, वर्क एनर्जी थ्योरम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। सी दिस, वर्क एनर्जी थ्योरम। पहले हम इसको समझेंगे, फिर इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। मान लो बेटे, अगेन सेम एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक ब्लॉक था, मान लो वो इनिशियल वेलोसिटी u से चल रहा था, मास इसका क्या है, m है, और फाइनली इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v, मास इसका m, और इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना था, d था। ठीक है, इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या था, d था। ओके बच्चे, तो चूंकि आपको पता है, सिंस मान लो अभी इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कि इनिशियल हाफ m u स्क्वायर, है ना, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बेटे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर। ओके, आ रही बात समझ में, ठीक है। अब देखो बेटे, अगर मैं इसको ये करूं, है ना, के फाइनल माइनस के इनिशियल करूं तो क्या हो जाएगा, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो, अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूं तो क्या कॉमन हो जाएगा भाई, m/2 कॉमन हो जाएगा, क्या रह जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, के फाइनल माइनस के इनिशियल। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों के बीच में अगर आप ये लगाओ बेटा, क्या लगाओ, कि सेकेंड इक्वेशन लगाओ, है ना, मोशन का सेकेंड इक्वेशन। तो आपको पता है कि v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2as। तो 2 एक्सेलेरेशन मान लो a और डिस्प्लेसमेंट कितना है, d, तो 2ad हो गया। देयरफॉर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2ad हो जाएगा। तो ये जो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर था, उसके बदले इस चीज को पुट कर सकता हूं मैं। देयरफॉर के फाइनल माइनस के इनिशियल जो है, यहां से क्या हो जाएगा बच्चे, m/2 इंटू, इसके बदले में लिख सकता हूं 2ad। तो ये 2 और ये 2 क्या हो जा रहा है, कैंसिल, बच क्या रहा है बेटा, m इंटू a इंटू d। ठीक है, तो आप बताओ m इंटू a क्या होता है, m इंटू a होता है फोर्स, इसका मतलब यहां पर एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो m इंटू a इक्वल्स टू हो गया फोर्स, और उस फोर्स की वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, d। ठीक है, तो f इंटू डी क्या होता है बेटा, वो होता है वर्क डन, वो होता है वर्क डन। तो यहां से आपने, और ये के फाइनल माइनस के इनिशियल क्या है बेटा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी।
तो कभी भी अगर अपन फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी करते हैं तो वो उसका क्या बताता है, चेंज बताता है। तो ये क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर आया बेटा, वर्क डन के बराबर आया। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो वर्क डन के बराबर आया। ये जो थ्योरी है ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि कभी भी जो है एक फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा, है ना, किसी फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, वर्क डन बाय अ फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ये तब जब एक सिंगल फोर्स होगा। ठीक है, अगर कोई सिंगल फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पर तो वो जितना वर्क डन करेगा उतने के बराबर का काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग एडवांस करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इसमें बहुत, क्योंकि आपने देखा है जब आप एनएलएम पढ़ रहे थे तो एक एक बॉडी पर कितने कितने फोर्सेस लग रहे थे, 4 4 5 5 नॉर्मल लग रहे हैं, रिएक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, वेट लग रहा है, टेंशन लग रहा है, ऐसे बहुत सारे फोर्सेस एक साथ भी वर्क कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, तो वहां भी ये सुटेबली यूज होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। कैसे, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, सारे फोर्सेस के कारण, चाहे वो फोर्स इंटरनल हो, चाहे वो फोर्स एक्सटर्नल हो, चाहे वो फोर्स क्या बोलते हैं फ्रिक्शन हो, चाहे वो फोर्स कोई भी अदर फोर्स हो, कोई भी फोर्स एक्स वाई जेड एनी फोर्स, हर एक फोर्स के कारण जो उसमें वर्क डन होगा, यानी टोटल वर्क डन बाय ऑल द टाइप ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है, उस बॉडी पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, अगर उन सभी फोर्सेस की वजह से वर्क डन निकाल लो आप, तो वो जो टोटल वर्क डन होगा वो इक्वल टू होगा हमेशा किसके बराबर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी के बराबर होगा। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी के बराबर होगा। सो दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, क्या कहता है बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम, द टोटल वर्क डन बाय all the forces acting on a body, ठीक है, the total work done by all the forces acting on a body is equal to the change in kinetic energy, change in the kinetic energy ऑफ दी बॉडी। कोई जरूरी नहीं कि वो एक बॉडी हो, एक सिस्टम भी हो सकता है। ठीक है, एक सिस्टम भी हो सकता है, एक सिस्टम मतलब एक आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें एक से अधिक बॉडी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उस होल सिस्टम का भी, उस होल सिस्टम में जो सभी फोर्सेस के कारण टोटल वर्क डन होगा वो इक्वल टू हो जाएगा आपके किसके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम। ठीक है, पूरे सिस्टम का। तो ये है बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम, ये इसका प्रूफ है। ठीक है, ये इसका प्रूफ है। तो ये प्रूफ स्टेटमेंट लिखने के बाद आप यहां पर ये लिख लेंगे, दैट इज करके, है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट। इसके नीचे आप ये जो प्रूफ था वो प्रूफ रखेंगे। ओके, तो आ गई हमें ये बात समझ में, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब हम क्या करेंगे बच्चे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे, है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर। चलो भाई स्टार्ट किया जाए। जैसे कि देखो एग्जाम्पल बोला जा रहा है बेटा कि आपको एक फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया हुआ है।
ठीक है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ याद है, हमने डिस्कस किया था, एफ एक्स ग्राफ। इस ग्राफ, ये ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से है। ओके, ये आपका है 0 1 और ये 5 1 2 3 4 5 और इधर है आपका 0 2 4 2 4 और -2 -4 -2। ये किस में है बेटा? न्यूटन में है और ये किस में है? मीटर में है। तो ऐसा एक आपको ग्राफ दिया हुआ है, एफ एक्स ग्राफ, और आपसे पूछा जा रहा है द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन अ 2 kg बॉडी एज इट मूव्स, द ओनली फोर्स acting on a body, acting on a 2 kg body, 2 kg body as it moves along the x-axis, as it moves along the x-axis varies as shown in figure, as shown in figure। जो ऊपर फिगर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो वेरी करता है। The velocity of the body, the velocity of the body, of the body, the velocity of the body at x equals to 0, at x equals to 0 is 4 meter per second, is 4 meter per second। ठीक है, तो बोल रहा है कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, पार्ट ए, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट x इक्वल्स टू 3 मीटर, एट x इक्वल्स टू 3 मीटर। ठीक है, चलो फर्स्ट पार्ट निपटा लेते हैं बेटा पहले। ओके, फर्स्ट पार्ट निपटा लेते हैं। तो देखो क्या कह रहा है कि इनिशियली x इक्वल्स टू 0, ये x इक्वल्स टू 0 है, उस समय उसके पास कितना स्पीड था? 4 मीटर पर सेकेंड था। ठीक है, आगे बात समझ में। और मास भी आपको गिवन है 2 kg। ओके, मास भी गिवन है आपके पास 2 kg। अब आप क्या करो, 3 मीटर तक अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम अगर मैं यूज करूं तो क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होगा बेटा किसके? वर्क डन के। तो वर्क डन निकालना पड़ेगा। आपको सिखाया गया है कि अगर आपके पास एफ एक्स ग्राफ हो तो वर्क डन कैसे निकाल सकते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, एफ एक्स ग्राफ से वर्क डन निकालने के लिए आपको एरिया अंडर द कर्व लेना पड़ेगा। कहां तक बेटा? 3 मीटर तक। तो यहां तक का आपको एरिया लेना पड़ेगा। और मैंने क्या बोला था बेटा? ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव। तो ये वाला जो एरिया है वो पॉजिटिव है और ये वाला जो एरिया है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा? टोटल वर्क डन। ऊपर वाला क्या है, कैसा शेप दिख रहा है बेटा? ट्रायंगल शेप दिख रहा है। तो हाफ बेस कितना हो गया? 1 और हाइट कितना हो गया? 4। और नीचे वाला जो है वो माइनस हो जाएगा। और ये किस शेप का दिख रहा है बेटा? सम ऑफ ट्रेपेजियम के जैसा दिख रहा है। तो ट्रेपेजियम में ये वाला कितना हो गया बेटा? ये वाला साइड कितना हो गया? 2 मीटर का, और ये वाला साइड कितने का है? 1 मीटर का। तो क्या होता है फॉर्मूला? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो 2 + 1 इंटू हाइट कितना है बेटा? 4, तो इंटू 4। तो ये हो गया बेटा आपका। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, 2 माइनस ये क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6। तो क्या आ रहा है देखो? -4। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो आया वो क्या आया? -4 आया। अच्छा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ना? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बेटा? हाफ mu² इक्वल्स टू -4। तो k फाइनल इक्वल्स टू हाफ mu² -4। तो हाफ मास देखो कितना है? 2, और इनिशियल स्पीड इसके पास कितना था बेटा? 4 मीटर पर सेकेंड।
तो 4 चौके 16, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा बेटा 4, 2 2 कैंसिल हो गया, 16 माइनस 4 क्या आया बेटा 12। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो है 12 जूल। ओके, कितना है 12 जूल। अच्छे से समझा बच्चे लोग, कितना है 12 जूल है, ठीक है। अब देखो इसका सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स विल द बॉडी हैव अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 8 जूल। एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 8 जूल हो जाएगी। तो सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट हो गया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स काइनेटिक एनर्जी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है 8 जूल, ठीक है। एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए काइनेटिक एनर्जी 8 जूल हो जाएगा। चलो ठीक है, तो मान लेते हैं बेटा कि वो क्या है, वो पोजीशन समथिंग यहां पे है, ठीक है, वो पोजीशन समथिंग यहां पर है। तो ये क्या हो गया बेटा x हो गया, ठीक है, ये x हो गया। ओके, तो क्या हो जाएगा, अगेन यूज करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वर्क डन, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल्स टू वर्क डन। तो आपको पता है बेटा फाइनल क्या है, आपको बोल रहा है 8 जूल, फाइनली क्या हो जाना चाहिए 8 जूल, और माइनस इनिशियल कितना था हाफ mu² आपने सॉल्व किया था तो क्या आया था 16 आया था, तो माइनस 16। अच्छा, वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा, इस वाले पार्ट का तो जान ही रहे हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इधर का क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो इधर का चूंकि 1 हो चुका है बेटे, है ना, इधर का 1 हो चुका है, तो इधर का क्या होगा, इधर का क्या हो जाएगा x माइनस 1, है ना, एक साइड क्या हो जाएगा x माइनस 1, तो हाफ x माइनस 1 एक साइड हो गया, प्लस दूसरा साइड क्या हो जाएगा बेटा, दूसरा साइड क्या हो जाएगा, ये देखो ये x माइनस 2, है ना, x माइनस 2, तो x माइनस 2 हो जाएगा। ओके, ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गया, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसके बीच क्या है 4। तो इसको सॉल्व करो, 8 माइनस 16 क्या हो गया बेटा माइनस 8, ये हो गया 2 माइनस, ये हो गया 2, 2 इंटू 2x माइनस 3, है ना, 2x माइनस 3, सिंप्लीफाई इट, तो माइनस 10 हो जाएगा, ये माइनस 2 टाइम्स 2x माइनस 3 हो जाएगा, ये माइनस गया, 2 से 5 गया, तो 5 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। तो ये देखो इधर आकर के क्या हो गया बेटा 8 हो गया, 8 इक्वल्स टू 2x, देयरफॉर x इक्वल टू क्या आना चाहिए 4 मीटर आना चाहिए। तो एट x इक्वल्स टू 4 मीटर आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो 8 जूल हो जाएगा, ठीक है, 8 जूल हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। 4 मीटर पर आपका काइनेटिक एनर्जी है ना जो कि है वो 8 जूल हो जाएगा। वेल, ठीक है। अब देखो इसमें एक और पार्ट है, पार्ट सी, बोल रहे कि x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 5 मीटर तक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहां होगा। सी, बिटवीन x इक्वल टू 0, है ना, स्टार्टिंग कहां से हो रहा है x इक्वल टू 0 से, और फाइनल कहां है x इक्वल टू 5 पर, बिटवीन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 5, what is the maximum kinetic energy, what is the maximum kinetic energy attained, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो कितना अटेन कर पाएगा। देखो बेटे मैं यहां पर आपको एक नोट लिखाता हूं, ध्यान रखना उस चीज को हमेशा। आपने देखा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो रहा है इक्वल टू वर्क डन हो रहा है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, नोट करके लिख लेना कि अगर पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है, ठीक है,
पॉजिटिव वर्क डन इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी। पॉजिटिव वर्क डन क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। वहीं नेगेटिव वर्क डन क्या करता है, नेगेटिव वर्क डन डिक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी। वो क्या करता है, उसको डिक्रीज करता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है आपको। अब देखो बच्चे यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 से लेकर के 1 मीटर तक वर्क डन कैसा है, पॉजिटिव है। 0 से लेकर के वर्क डन 1 मीटर तक क्या है, वर्क डन पॉजिटिव है। तो इस दौरान काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। फिर 1 मीटर के बाद देख रहे हो कि वर्क डन कैसा हो गया, निगेटिव है ना, नीचे आ रहा है, वर्क डन निगेटिव होगा, है ना बच्चे। तो नीचे जब इसके बाद जो है वर्क डन चूंकि निगेटिव होने लग रहा है, तो वो उसके एनर्जी को क्या करने लगेगा, घटाने लगेगा। ध्यान से समझना। तो यहाँ जो भी एनर्जी था इसके पास, है ना, यहाँ पर कितनी एनर्जी थी बेटा, हाफ एम यू स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था, हाफ एम इज 2 एंड यू इज 4 का स्क्वायर 16। तो 16 जूल था यहाँ पर, इनिशियली इसके पास 16 जूल था। तो 1 मीटर तक वो क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है तो बढ़ेगा, है ना। तो देख लेते कि 1 मीटर तक क्या हो जाएगा बेटा। तो एट 1 मीटर के फाइनल माइनस के इनिशियल इक्वल्स टू वर्क डन। तो बेटा के फाइनल और इनिशियल क्या है 16 और वर्क डन क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इज 1 एंड 4, तो ये हो गया 2। तो के फाइनल इज 18 जूल। तो यहाँ तक क्या है बेटा, 18 जूल है। यहाँ पर आने के बाद क्या हो गया, 18 जूल हो गया। ठीक, अब इसके बाद क्या हो रहा है, 5 मीटर तक, है ना, यहाँ से लेकर के 5 मीटर तक हर जगह पर क्या हो रहा है, नेगेटिव वर्क डन हो रहा है। तो नेगेटिव वर्क डन क्या करता है बेटा, एनर्जी को घटा देता है। तो अब ये इधर क्या होगा, 18 से घटता चला जाएगा, 18 से घटता चला जाएगा। तो अब आप बताओ बेटा, इस पूरे जर्नी में मैक्सिमम कहां पर मिल रहा है, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम 18 मिल रहा है। 16 से 18 हुआ और उसके बाद घटेगा, तो घटेगा तो हमें घटे वाला नहीं लेना है ना, हमें कौन सा वाला लेना है बेटा, जो मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम हमें दिख रहा है वो 18 जूल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो प्राप्त करेगा वो है 18 जूल। और वो कब मिलेगा बेटा, जब वो 1 मीटर पर होगा। ठीक है, जब वो 1 मीटर पर होगा। ठीक है, तो इसके सारे क्वेरीज को हमने आंसर कर लिया। ओके बेटे, एक और एग्जांपल लेंगे और फिर आज की सभा समाप्त करेंगे। ठीक है, इसके पहले एक बात बताना चाहता हूं। किसी बच्ची ने पूछा था कि अगर मान लो एक पिस्टन है, सॉरी एक सिलेंडर है और उसमें एक पिस्टन लगा हुआ है ऐसा, ठीक है, और इसमें गैस भरा हुआ है। ठीक है, इसमें एक गैस भरा हुआ है। तो जब ये गैस एक्सपांड होगा तो वर्क डन कैसा होगा, वर्क डन बाय द गैस ऑन द पिस्टन कैसा होगा। तो देखो बेटा, गैस क्या करता है, गैस आगे चल करके हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वहां पर आपको ये बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो गैसेस क्या करता है, वो जितने भी वॉल हैं उस पर सब पर बाहर की तरफ फोर्स लगाता है। ठीक है, इस वॉल पर इस तरफ, इस वॉल पे इस तरफ, इस वॉल पे इस तरफ और इस पर इस तरफ फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो गैस पिस्टन पर कैसे फोर्स लगा रहे बेटा, इस तरफ। अब मान लो ये पिस्टन मूव हुआ, ठीक है, पिस्टन थोड़ा सा भी मूव हुआ, है ना, गैस एक्सपांड करेगा। गैस एक्सपांड कैसे करेगा बेटा, जब इसको जगह मिलेगी। जगह कब मिलेगा, जब पिस्टन आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पिस्टन अगर ऐसा मूव हुआ तो देखो गैस पिस्टन पर फोर्स इधर लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ हो रहा है। तो देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो वर्क डन कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, है ना। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में लगता है तो वर्क डन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है बेटा, तो आई थिंक आपका जो क्वेरी था वो शांत हो गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, यहां देखो कह रहा है बेटा कि ए बुलेट लिविंग द मजल ऑफ अ राइफल बैरल विद अ वेलोसिटी v पेनिट्रेट्स अ प्लैंक एंड लॉसेस 1/5 ऑफ इट्स वेलोसिटी। ठीक है, एक गन है, ठीक है, एक गन से बुलेट निकली विद वेलोसिटी v। यहां पर एक वुडन प्लैंक है, वुडन प्लैंक है,
मान लो प्लैंक का नाम ए है, ठीक है, और इसकी थिकनेस टी ए है, ठीक है, इसकी थिकनेस क्या है, टी ए। बोला कि इसमें घुसा और इधर से निकला, तो निकलते वक्त इसकी जो पेनिट्रेट्स अ प्लैंक एंड लूजेस 1/5 ऑफ इट्स वेलोसिटी, ये क्या करता है 1/5 ऑफ वेलोसिटी लूज कर दिया, तो 1/5 लूज कर दिया, तो बेटा बचा कितना, 1/5 लूज कर दिया, तो क्या करोगे v माइनस वी बाई 5, इतना लूज कर दिया, तो क्या बचा बेटा 4v/5 है ना। तो इस तरफ जब बाहर आएगा तो वो कितना आएगा 4v/5, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद एक और प्लैंक है बोलता है, ठीक है, वुडन प्लैंक एक और है, वुडन प्लैंक, इसका नाम मान लो क्या है b है, ठीक है। तो अब 4v/5 से इसमें एंटर करेगा, इसका थिकनेस मान लो क्या है tb, तो बोलते हैं कि इधर जब आता है तो सिर्फ मतलब ये इसको जस्ट पार कर पाता है, इसका मतलब बाहर जब मतलब यहां तक आते आते ये रुक जाएगा, ठीक है, यहां पर ये रुक जाएगा। आगे बात समझ में क्लियर है। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन है और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ द प्लैंक्स, इनका और इनका जो थिकनेस है उसका रेशियो TA/TB चाहिए अपने को, TA/TB चाहिए अपने को, ठीक है। तो चलो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको। तो बेटे ऑब्वियस सी बात है, जब बुलेट उस प्लैंक के अंदर घुसेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, प्लैंक क्या करेगा, उसको अपोज करेगा, है ना, प्लैंक अपोज में एक फोर्स लगाएगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात। तो ये बुलेट इधर जा रहा है और वो प्लैंक वाला फोर्स इसको क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है, प्लैंक वाला फोर्स क्या करेगा, अपोज करेगा। तो बेटे यहां पर देखो, इसके पहले इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी थी फॉर प्लैंक ए, फॉर प्लैंक ए, ठीक है बेटे, इसके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या था, हाफ mv² बुलेट के पास, और उस तरफ गया तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, हाफ m4v/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे बात समझ में आपको। तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ k फाइनल माइनस k इनिशियल, सो हाफ m4v/5 का होल स्क्वायर माइनस हाफ mv², ऐसा हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात। तो बेटे ये हो जा रहा है हाफ mv² को मैंने कॉमन लिया, 4/5 माइनस 1 दैट इज 1/2 mv² इंटू माइनस 1/5, ऐसा हो गया बेटा, ठीक है। तो माइनस 1/5 हाफ mv², इतना क्या हुआ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ। अब देखो यहां पर वर्क डन कितना होगा, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, इसके थिकनेस के बराबर फोर्स F। अच्छा डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इस तरफ, फोर्स किधर लग रहा है, अपोजिट में, वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव। तो ये है ना इक्वल टू होगा वर्क डन से, वर्क डन के कौन क्या बताया हमको ऐसा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर होता है, ये हमें वर्क एनर्जी थ्योरम से पता है, ठीक है बेटे। तो इक्वल टू हो जाएगा बेटा, फोर्स F है और थिकनेस क्या है TA, और ये निगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि अपोजिट में है। तो ये माइनस और ये माइनस कट गया बेटा, तो देखो F इंटू TA क्या आया 1/10 mv², ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। आगे बात समझ। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों जो प्लैंक है वो सेम रेजिस्टेंस लगा रहा है, मतलब सेम फोर्स से अपोज कर रहा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहां पर, इसके पास कितने से आया बेटा, 4v/5 से, ठीक है। इस चीज को मैं कहीं लिख लेता हूं इधर साइड में, F TA इक्वल टू 1/10 mv², क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब देखो इसके लिए, देखो सेकेंड प्लैंक के लिए क्या होगा, ये इनिशियल हो जाएगा और इधर फाइनल हो जाएगा, ठीक है। चलो और प्लैंक B, फॉर प्लैंक B इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m4v/5 का स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनली वो रेस्ट में आ जाते बेटा, 0 हो गया, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, 0 माइनस दिस हाफ m4v/5 का होल स्क्वायर। आगे बात समझ में, यानी माइनस हाफ m4v/5 का होल स्क्वायर।
अब अगेन यहाँ पर कितना क्रॉस करना पड़ेगा, टीबी और अपोजिशन फोर्स सेम है एफ, तो यहाँ पर भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर होगा, तो माइनस एफ इंटू क्या हो जाएगा बेटा, टीबी, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, देयरफॉर एफ टीबी इक्वल टू आ गया हाफ एम 16 वी स्क्वायर बाई 25, ठीक है, 16 वी स्क्वायर बाई 25, तो 2 से 8 गया बेटा, तो 8 एम वी स्क्वायर बाई 25, दिस इज एफ टी बी, ठीक है, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। तो अब आपको क्या करना है बेटा, दोनों का रेशियो चाहिए तो डिवाइड कर लो, ठीक है, देयरफॉर एफ टी ए बाय एफ टी बी इक्वल्स टू 1 by 10 एम वी स्क्वायर बाय 8 by 25 एम वी स्क्वायर, ठीक है, ये कैंसिल हो गया बेटा, तो ये हो गया देखो 25 by 80, ठीक है, तो 5 से 5, 5 से 16, ठीक है, तो 5 by 16 आ रहा है, ठीक है, इन दोनों का जो रेशियो है वो 5:16 आ रहा है, जो कि गलत आ रहा है, कुछ गड़बड़ किया मैंने, कुछ तो मिस्टेक किया है, एक मिस्टेक किया हमने, है ना, आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, इसके पीछे वाला में, इसके पीछे वाले में जो मैंने 4/5 डायरेक्टली ले लिया था, है ना, 4/5 माइनस में, लेकिन वो स्क्वायर था ना, तो इस वजह से वहां पर कुछ गड़बड़ हुआ होगा, ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बेटा, इसको करेक्शन कर लेना, थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा तो मुझे बोलना, ओके, बाय बाय।